हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जैव प्रौद्योगिकी पढ़ाने जा रही हूँ। जैव प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। जैसे कि हम दही बनाते हैं, शराब लोग यूज़ करते हैं, ब्रेड यूज़ करते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? जीवधारी या उससे प्राप्त एंजाइम द्वारा मनुष्य के उपयोग के लिए उपयोगी उत्पाद का विकास करना। ठीक है, मतलब जो भी सूक्ष्म जीव है उनका यूज़ करना हमारे उपयोग के लिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी। इसके दो सिद्धांत हैं, एक है अनुवांशिक इंजीनियरिंग, दूसरा है जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग। अनुवांशिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है? अनुवांशिक पदार्थों को परपोषी जीवी में, परपोषी यानी दूसरे जीवों में प्रवेश कराकर इसके समलक्षणी में परिवर्तन करते हैं। मतलब मान लो कि किसी एक वंश में कोई बीमारी चल रही है ना। हम चाहते हैं कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसमें वो बीमारी ना जाए। तो हम क्या करेंगे, जो सही मनुष्य है उसके डीएनए से उसको रिप्लेस कर देंगे, जो बीमारी वाला अंश था। तो इससे क्या होगा? इससे जो आने वाली पीढ़ी है वो उस बीमारी से मुक्त हो जाएगी। ये कहलाती है अनुवांशिक इंजीनियरिंग। मतलब हमने काटा फीटी करी, जोड़ा उसको, तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम। लेकिन ये कैसी है? जेनेटिक, अनुवांशिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है जैव प्रक्रम या रासायनिक इंजीनियरिंग। ये कौन सी इंजीनियरिंग है? ये वो इंजीनियरिंग है जिसके रिजल्ट के थ्रू हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, टीके बनाते हैं। जैसे अभी हमने कोरोना का बनाया था। तो इसमें क्या किया जाता है? जैसे मान लीजिए कोई स्पेसिफाइड टीका है या कोई स्पेसिफाइड एंटीबायोटिक्स है, तो उसके लिए हमें कोई विशेष सूक्ष्म जीवों की ज़रूरत होगी, है ना। तो इसके लिए हम एक ऐसा संदूषण रहित वातावरण का मतलब क्या है? मतलब कि इसकी और रिएक्शन ना हो, किसी और से रिएक्ट ना करे। तो एक ऐसा संदूषण रहित वातावरण बनाते हैं और जिन सूक्ष्म जीवों की हमें ज़रूरत होती है उनकी संख्या में वृद्धि करते हैं और टीके बड़े पैमाने पर बनेंगे। तो जिन सूक्ष्म जीवों की हमें ज़रूरत है उसकी संख्या में वृद्धि करनी होगी। तो इसका यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? एंटीबायोटिक्स और टीके बनाते हैं। अनुवांशिक इंजीनियरिंग के कुछ स्टेप्स हैं। इसमें पहला है प्रतिबंधित एंजाइम आणविक कैंची से जीन को विशिष्ट जगहों पर काटना। मतलब मान लीजिए हम चाहते हैं कि जो अब लड़का हो किसी इंसान का वो ऋतिक रोशन जैसा हो। तो मान लीजिए हमें ऋतिक रोशन का बाल मिल गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसके कोशिका के उसके केंद्रक से हमने डीएनए निकाला, है ना। अब जो आमुक डीएनए है उसको, मतलब हम जो जैसा बनाना चाहते हैं उस प्लेस से हमने उसको कट किया। तो जो कट किया उसके डीएनए को अब हमें उस बेबी के डीएनए में रिप्लेस करना है। तो जिस चीज़ से कट किया जाता है वो आणविक कैंची कहलाती है या फिर रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम है, यानी कि उस एंजाइम को उसके ऊपर डाला जाता है। ठीक है, तो विशिष्ट जगहों पर काटना। फिर बाद में काट लिया हमने उसको, फिर प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ना है। प्लाज्मिड डीएनए क्या है? अब भाई हमने एक डीएनए से काटा, दूसरे में भेजना है तो कोई तो लेकर जाएगा ना। तो ये जो ले जाने वाला है ये कौन है? प्लाज्मिड डीएनए। तो प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ते हैं। फिर जोड़ने का कार्य कौन करेगा? अब कुछ चिपकाने की भी तो चीज़ होगी ना, यहाँ से यहाँ रिप्लेस करना है और ये प्लाज्मिड डीएनए ले जाएगा। तो इस प्लाज्मिड डीएनए में कुछ जोड़ने की भी तो चीज़ होनी चाहिए। वो क्या होती है? लाइगेज। ओके। फिर बाद में हम क्या करते हैं? पुनर्योगज करते हैं। जो दूसरा डीएनए है हमारा उसमें अब उसका योगज करेंगे, ठीक है। तो फिर अगला स्टेप क्या है? पुनर्योगज डीएनए। फिर बाद में पुनर्योगज। अब भाई हमने तो एक डीएनए में इसको किया, अब हमें उसकी कॉपीज बनानी पड़ेंगी कई, ठीक है ना। तो इसके लिए ई कोलाई मीडियम में अनेक प्रतिकृतियां बना लेते हैं जिसे जीन क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जीन क्लोनिंग। मतलब ये एक डीएनए है, ये दूसरा डीएनए है, हमने इससे काटा, उसका कुछ हिस्सा काटा रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम से, अब इसको हमें दूसरे डीएनए में ले जाना है। तो ये काम कौन करेगा? ये प्लाज्मिड करेगा। प्लाज्मिड संवाहक है, लेकिन प्लाज्मिड से चिपकाने के लिए क्या चाहिए? लाइगेज चाहिए। जोड़ने का काम लाइगेज करेगा। फिर पुनर्योजन डीएनए जाकर दूसरे में चिपकेगा, पुनर्योजन डीएनए। फिर हमें उसके मल्टीपल फॉर्म बनाने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जीन क्लोनिंग ई कोलाई मीडियम में करी जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण
परपोषी में सुरक्षित रखना तथा संतति में स्थानांतरित करना। मतलब वही बात है, हमें जीन तो मिल गया, लेकिन अब हमें उस जीन का वो हिस्सा सेलेक्ट करना है जिससे कि आने वाले बच्चे की जो आंखें हैं वो ऋतिक रोशन जैसी हो, या मान लो उसका चेहरा उसके जैसा हो। तो वांछित जो डीएनए है, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करो कि किससे ऐसे होगा। फिर बाद में चिन्हित डीएनए को परपोषी में स्थानांतरित करो, दूसरे में करो। फिर बाद में क्या करना है, परपोषी में सुरक्षित रखना और संतति में स्थानांतरित करना। आगे चलते हैं। अब इसके साधन क्या हैं, मतलब किन किन चीज़ों को यूज़ कर कर हम पुनर्योजित डीएनए बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रतिबंधित एंजाइम, जैसा कि हमने पढ़ा, प्रतिबंधित एंजाइम के द्वारा ही हम जो डीएनए है उसको क्या करते हैं, काटते हैं। आणविक कैंची, ये न्यूक्लिएजेज कहलाने वाले एंजाइमों के बड़े वर्ग में आते हैं। मतलब न्यूक्लिएजेज एंजाइम होते हैं, उसके ये पार्ट होते हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं। मतलब कि ये डीएनए का सिरा है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ से सिरे पर जो न्यूक्लियोटाइड है उसको ये अलग करते हैं सिरे से। अब मान लीजिए कि हमें बीच में से काटना है, तो बीच में से काटने के लिए कौन सा है, एंडोन्यूक्लियस। कौन सा एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस। किनारे से काटने के लिए एक्सो, एक्सो वैसे ही बाहर एक्सो, और बीच में से काटने के लिए एंडोन्यूक्लियस। अब ये देखिए, ये एक चित्र से समझा रखा है, ये है बाहरी डीएनए, है ना, और ये है आपका संवाहक जो कि आपने क्या कहा था, प्लाज्मिड। अब इसका हिस्सा हमें इसमें जोड़ना है, तो अब इसको और इसको भी तो काटना पड़ेगा ना कहीं से। तो इसको और इसको हम एक ही तरीके के प्रतिबंधित एंजाइम या एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटेंगे। ये नहीं कि इसको अलग से काटा, इसको दोनों को एक ही प्रकार के एंजाइम से काटा जाएगा। फिर बाद में क्या हुआ, लाइगेज के द्वारा आपने इसको फिट कर दिया। फिर बाद में ये जो था, ये आपका पुनर्योजित डीएनए अणु बन गया, इसका रूपांतरण किया गया। ये देखिए कोशिका में, ई कोलाई में हमने इसका मल्टीपल फॉर्म डिराइव कर लिया। फिर बाद में ये देखिए अलग अलग कोशिकाएं जनरेट हो गई। इसको ऐसे भी समझा रखा है, ये देखिए पॉलिंड्रोम है। पॉलिंड्रोम क्या है, ये देखिए ये डीएनए है ना, इसमें जो शर्करा होती हैं ये होती हैं गुआनिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन। तो GAATTC, अगर हम इधर से देखेंगे, इधर से पढ़ेंगे तब भी ये GATTC होगा, इसे ही पॉलिंड्रोम कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये है आपका मेन जो था, ठीक है, मेन डीएनए, और ये है जिसको आपको जोड़ना है ना। तो आपने आणविक कैंची से इसको काट लिया, देखिए इसको भी काट लिया और इसको भी काट लिया, है ना। अब ये इसकी चिपचिपी सतह होती है जो कट गई, फिर बाद में इसको हम जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन गया, पुनर्योगज डीएनए, है ना। अब देखिए काटे गए डीएनए खंडित हो जाते हैं, इसे इलेक्ट्रोफ्लोरोसिस विधि द्वारा अलग करते हैं। मतलब ये हमने डीएनए काट लिया, है ना, डीएनए हमने काट लिया। अब मैंने क्या कहा था आपको कि हमें उस डीएनए की पहचान करनी है जो हमारे काम का है। तो हमने डीएनए को काट लिया एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से। अब आगे एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोफ्लोरोसिस। इसमें क्या होता है, ये एगारेज मीडियम होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये डीएनए के टुकड़े होते हैं। डीएनए के जो टुकड़े होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो ये जो टुकड़े हैं किधर जाएंगे, एनोड की तरफ, इधर एनोड लगा होता है। ये जो एगारेज माध्यम है ना, ये समुद्री, ये एक मतलब एक पदार्थ है जो समुद्री घास से प्राप्त होता है। अब क्या हुआ, हमने ये डीएनए के टुकड़े जो हमने कैंची से काटे थे ना, आणविक कैंची से, है ना, तो उसको हमने डाल दिया। तो अब हमें अब क्या हुआ, जो छोटे छोटे टुकड़े थे तो एनोड की तरफ आगे बढ़ गए, बड़े बड़े टुकड़े पीछे रह गए, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बहुत छोटे हैं, इनको देखने के लिए हम इनके ऊपर एथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं, जिससे इनका कलर कैसा हो जाता है, नारंगी, ठीक है। फिर बाद में जो भी हमें चाहिए उसको हम निकाल लेते हैं काट करके, है ना। इस
प्रकार शुद्ध किए गए डीएनए को क्लोनिक संवाहक से जोड़कर पुनर्योजक डीएनए निर्माण किया जाता है। अब इससे हमने जो डीएनए हमें चाहिए था वो हमने ले लिया। अब हमें क्लोनिंग करनी है, तो क्लोनिक संवाहक, संवाहक यही तो था जो संवहन कर रहा था प्लाज्मिड। अब उस प्लाज्मिड से हम इसे जोड़ देंगे। अब चलते हैं आगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लोनिक संवाहक, क्लोनिक संवाहक कौन है भाई? संवाहक प्लाज्मिड था ना। प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी नॉर्मल संवाहक के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी प्रत्येक कोशिका में अधिक संख्या होती है। हमें क्या करना है? क्या खाली एक डीएनए उस संतति में चेंज ले आएगा? नहीं, डीएनए तो बहुत होते हैं, है ना। तो हमें तो मल्टीपल उसकी कॉपीज चाहिए। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं? प्लाज्मिड को क्यों चुना या जीवाणु भोजी को क्यों चुना? क्योंकि प्रत्येक कोशिका में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यदि इनसे विजातीय जीव को जोड़ दें तो इनकी संख्या, अब जितनी संख्या में विजातीय जीव मिल गए तो मतलब सेल में इनकी संख्या भी ज़्यादा हो गई, तो प्लाज्मिड की प्रतिकृति संख्या के समान गुणित हो जाते हैं। जितने प्लाज्मिड है उतने टाइम आपके ये जो जीन है वो हो जाएंगे। अब है सक्षम परपोषी आतिथ्य, मतलब कि अब हमें क्या करना है? अब हमें जो हमारा जीन था उसमें उसको डालना है, उसमें उसको जोड़ना है। तो अब आप देखिए, बाहर है जीन, है ना। अब हमें उस बॉडी में उस जीन को इंजेक्ट करना है, उसको उसमें जोड़ना है। तो इसके लिए कई तरीके हैं। देखिए, जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने के लिए, मतलब जिस बॉडी में डीएनए डालना है तो उस बॉडी को उसके कैपेबल बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो डीएनए होता है वो इजीली कोशिका में एंटर नहीं करता। तो एंटर करने के लिए कुछ प्रोसेसर होगा, कुछ कंडीशंस होंगी। उस कंडीशन को अप्लाई करके हम डीएनए को किसी बॉडी के सेल्स में इंजेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये बता रहे हैं, सक्षम बनाने के लिए कैल्शियम की विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। मतलब जो भी सेल है उसको कैल्शियम की सांद्रता के साथ संसाधित करते हैं। इससे डीएनए कोशिका भित्ति से प्रवेश कर जाते हैं। इन कोशिकाओं को पुनर्योगज डीएनए के साथ पहले बर्फ पर, मतलब कोशिका में घुस गए, अब हमें उसमें सेट कराना है। तो इन कोशिकाओं को पुनर्योगज डीएनए के साथ पहले बर्फ पर रखते हैं। उसके बाद में इसका जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस करते हैं, फिर दोबारा बर्फ पर रखते हैं। मतलब एक बार बर्फ पे रखा, सोचिए प्रैक्टिकल, बर्फ पे रखा, अंदर एंटर हो गया, फिर उसे बर्फ पर रखा। बर्फ पर रखने से क्या होगा? सिकुड़न होगी, है ना। फिर हमें उसको अंदर सेट करना है, तो एक बार टेम्परेचर फिर बढ़ाइए 42 डिग्री, इससे वो अंदर इंजेक्ट हो गया। उसके बाद में दोबारा बर्फ पर रख दीजिए, तो उसका जो फिर बाहर जाने का जो रास्ता है वो फिर सिकुड़ गया। तो इस तरीके से बर्फ, फिर बाद में 42 डिग्री, फिर बर्फ। अब है सूक्ष्म अंतःक्षेपण। तो सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि द्वारा जो आपका डीएनए है उसे डाला जाता है। नेक्स्ट है जीन गन। पौधों के लिए डीएनए से विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं। मतलब कि हम स्वर्ण या टंगस्टन के सूक्ष्म कण लेते हैं, उनके ऊपर वही डीएनए लेपित करते हैं और गन की तरह बमबारी कर कर पौधों के केस में ये किया जाता है। आगे चलते हैं, पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। अब वही शॉर्ट में प्रोसेस क्या था देखिए। सबसे पहले डीएनए का पृथक्करण। डीएनए का हमें क्या करना है? पृथक्करण करना है। तो लाइसोजाइम पृथक्करण किससे करेंगे? जीवाणु अगर है, मतलब कि हमें सही डीएनए चाहिए तो जीवाणु, देखिए जीवाणु की बात करें तो लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग करके हम पृथक करते हैं। पादप कोशिका है तो सेलुलोज एंजाइम का उपयोग करके पृथक करते हैं। और अगर कवक है तो काइटिनेज का उपयोग करके हम पृथक करते हैं। ठीक है ना, जैसे एंजाइम द्वारा संसाधित किए जाए। नेक्स्ट है डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। हमने डीएनए अलग किया, उस सेल में से डीएनए अलग करना है ना। तो अगर जीवाणु है तो लाइसोजाइम का उपयोग करके उस सेल से हम डीएनए, मतलब ऋतिक रोशन का जो बाल था उससे हमें डीएनए अलग करना है। तो हमने डीएनए अलग किया, जीवाणु था तो लाइसोजाइम से। अगर मान लीजिए वो पादप है तो सेल्यूलोज से। अगर कवक है तो काइटिनेज से। हमने क्या किया? उससे क्या अलग कर दिया? क्या अलग कर दिया? डीएनए। अभी क्या करना है? अब डीएनए
को हमें काटना है उस जगह से जो हमारे लिए उपयोगी है। तो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना, वही एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, मैंने दोबारा मेंशन नहीं किया। फिर पीसीआर का उपयोग कर लाभकारी जीन का प्रवर्धक करना, पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन, ठीक है ना। पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन मतलब अब वो पूरा प्रोसेस था, वही इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस विधि जो आपने ये पीछे पढ़ी थी, इसी का उपयोग कर आपने डीएनए प्राप्त कर लिया। लेकिन अब आपको पीसीआर का उपयोग कर लाभकारी जीन का प्रवर्धन करना है, मैग्निफिकेशन करना है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है तो हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करेंगे इसके लिए, ठीक है ना। इसका उपयोग करते हुए इन वेट्रो विधि द्वारा जीन की कई प्रतिकृतियां का संश्लेषण होता है। पुनर्योजक डीएनए का परपोषी कोशिका में निवेशन, ये भी अभी हमने पीछे देखा है कैसे करेंगे, वही बर्फ वाला जीन गन वाला प्रोसेस। लास्ट, बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। अब हमारा बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त होगा तो विजातीय जीन का क्लोनिंग संवहन में निवेश कराकर, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास विजातीय जीन आ गया उसका हम क्लोनिंग संवहक में निवेश कराकर जीवाणु पौधे में स्थानांतरित करते हैं, मतलब जो भी जीवाणु उसमें स्थानांतरित कर दीजिए, पौधे में स्थानांतरित करते हैं तो विजातीय डीएनए इसमें गुणित होने लगता है। क्या होने लगा, मल्टीपल फॉर्म आने लगा। यदि प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त होता है, कौन सा जीन, प्रोटीन वाला, तो इसके पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। क्या कहेंगे, अगर आप प्रोटीन बना रहे हैं तो अगर प्रोटीन को अगर आपने इंजेक्ट किया तो इसे हम क्या कहेंगे, पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। लाभकारी क्लोनिंग जीनों को आश्रय देने वाली कोशिकाओं का प्रयोगशालाओं में वर्धन किया जाता है, मतलब हम ऐसी सेल्स बनाते हैं जो कि क्लोनिंग जीन बना सके। संवर्धन को पृथक्कर का विभिन्न तकनीकों का उपसंवर्धन को वांछित प्रोटीन निष्कर्षण में प्रयोग कर सकते हैं व पृथक्करण की विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर प्रोटीन का शोधन करते हैं। मतलब कि जो आपने संवर्धन किया है ना, उसको पृथक्करण की अलग अलग जो टेक्निक्स हैं उसको यूज़ करके जो आपने प्रोटीन बनाया है उसका शोधन कर सकते हैं। तो ये तो प्रोटीन मैन्युफैक्चर हुआ, मतलब जो प्रोटीन आप बना रहे हैं कि प्रोटीन कूट लेखन में पुनर्योजक प्रोटीन बना, फिर उसका मल्टीपल फॉर्म बनाया, फिर उसका संवर्धन किया। तो इस तरीके से ये जीन क्लोनिंग होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो भी आपके विचार हों कमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।